एलजी का 11,500 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। सीए वैभव से पूछते हैं आखिर क्या खास बात है इसमें। तो मुकुल, इंडिया में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 23 साल बाद एक आईपीओ आ रहा है, एक तो वो बड़ी बात है। उसके अलावा एलजी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट होम अप्लायंसेस ब्रांड है इंडिया में। तो अगर इतनी अच्छी खास बातें हैं इसके अंदर तो सीधा अप्लाई कर दें। एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो इससे पहले कि आप सीए वैभव का एनालिसिस देखें पूरा, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले आप क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम यहां पे काफी सारा अपना पेड कंटेंट वीडियो बाय वीडियो रिलीज करने वाले हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज और अपने बहुत सारे कोर्सेज। ओवर टू वैभव नाउ। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडिया में जो कहानी है 1997 में शुरू हुई थी। नोएडा में सबसे पहले इनका प्लांट लगा था। उसके बाद से ये हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं। एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन सेट्स, वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्योरीफायर्स और बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेबल गुड्स जिनकी शेल्फ लाइफ जनरली ज्यादा रहती है, ऐसे प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मेनली दो सेगमेंट में डिवाइड करके चलते हैं। पहला है होम अप्लायंसेज एंड एयर सॉल्यूशन, जिसमें इनका 70 से 75% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद दूसरा सेगमेंट है होम एंटरटेनमेंट, जहां पे 20 से 25% का रेवेन्यू आता है और बाकी कुछ बचा हुआ 3 से 4% इनका सर्विस रेवेन्यू है, जहां पे ये लोग इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स और ये जो एएमसी चार्ज करते हैं एनुअल मेंटेनेंस, वहां से रेवेन्यू ड्राइव होता है। अब ये जो दो सेगमेंट्स है या जो दो इंजन ऑफ ग्रोथ है इनके लिए, इसकी नीडल कुछ ही प्रोडक्ट्स के हाथ में रही है ज्यादातर। सबसे पहले है रेफ्रिजरेटर्स, लगभग 28% का रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद एयर कंडीशनर्स, लगभग 22% का रेवेन्यू। वॉशिंग मशीन से लगभग 21% और टीवी से लगभग 20% का रेवेन्यू डिराइव होता है। यानी कि इन चारों प्रोडक्ट्स में मिला के ही कंपनी को 80 से 90% का रेवेन्यू ड्राइव होता है। उसके अलावा इन सेल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी के लगभग 35,000 से ज्यादा रिटेल टच पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ही है। उसके अलावा कुछ अपने ब्रांड शॉप्स भी आते हैं। और पोस्ट सेल्स एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी के पास 1000 से ज्यादा सर्विस सेंटर, लगभग 13,000 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं कंट्री वाइड। तो यहां पे ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रस्ट सब साथ में ही काम कर रहा है। तो यहां पे प्रोडक्ट लाइनअप तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट में, इस हाईली कंपेटिटिव मार्केट में कंपनी कहां स्टैंड करती है? तो आपके सामने मार्केट शेयर है वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवंस और वाटर प्योरीफायर्स का एलजी इंडिया का। और इन चारों ही सेगमेंट में कंपनी नंबर 1 है इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंटली हर तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, मास मार्केट से लेके प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बनाती है। यानी कि मिडिल क्लास से लेके जो हाई क्लास है, सारे लोगों को टारगेट करती है ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। लेकिन अगर एलजी इंडिया ऑलरेडी मार्केट लीडर है कुछ प्रोडक्ट्स में, तो बड़ा सवाल यह है कि आने वाली ग्रोथ कहां से आएगी? देखिए, अगर मैं इंडियन हाउस होल्ड्स की बात करूं तो आज की तारीख में भी जो रूम एयर कंडीशनर्स हैं वो केवल 13% इंडियन हाउस होल्ड्स में हैं। वॉशिंग मशीन की बात करें तो 22% हाउस होल्ड्स में है। और रेफ्रिजरेटर्स की बात करें तो 35% हाउस होल्ड्स में ही है। और बहुत सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज, इवन वियतनाम से भी ये काफी कम पेनिट्रेशन निकल के आती है। लेकिन ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम और प्रीमियमाइजेशन की तरफ जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, वो देखते हुए ये एस्टिमेटेड है कि एयर कंडीशनर्स जो है 17% पर एनम से ग्रो करेंगे और इंडियन हाउस होल्ड्स में 19% पेनिट्रेट हो जाएंगे। रेफ्रिजरेटर्स की बात करें तो लगभग 15% से ग्रो करेंगे और इनकी जो पेनिट्रेशन है वो लगभग 43% हो जाएगी 2029 तक। और अगर वॉशिंग मशीन्स की बात करें तो इसकी ग्रोथ रेट थोड़ी कम है, 9% पर एनम है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन भी 25% हो जाएगी 2029 तक। और ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए एलजी के ब्रांड क्वालिटी, सुपीरियर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और पोस्ट सेल्स, एलजी यहां पे अभी भी जीत सकता है। तो क्लियरली यहां पे अगले 4 से 5 सालों में हेडरूम फॉर ग्रोथ भी है। एलजी के ब्रांड, प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स पे ऑलरेडी ट्रस्ट है और इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है, जो ग्रोइंग डिमांड है, उसको एलजी फुलफिल कर तो सकता है, लेकिन साथ में सप्लाई साइड होना भी बहुत जरूरी है इस डिमांड को केटर करने के लिए। तो यहां पे एलजी की बात करें तो ऑलरेडी उनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये आंध्र प्रदेश में पोर्ट साइड पे सेटअप कर रहे हैं, जो कि इनकी एनुअल कैपेसिटी को डबल कर देगा। और इसके थ्रू एलजी इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे भी प्रेजेंट कर रहा है। यहां से नए रीजन्स में एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे, स्पेसिफिकली यूरोप में। तो एलजी इंडिया की ऑपरेशनल स्टोरी तो इंटैक्ट है, लेकिन फाइनेंशियल्स में कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है वो देख लेते हैं। सबसे पहले FY 23 से 25 के हम नंबर्स देखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से नॉर्मल ग्रोथ दिखाई है, हाई बेस है। आप देख सकते हैं लगभग 24,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। FY 25 में 14.3% की ग्रोथ देखने को मिली थी। FY 23 से FY 25 में कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो लगभग 12.8% का रहा था। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी की 45.8% की ग्रोथ रही थी 24 से 25 में। 2200 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग
9% का है, और डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, 10% से भी कम है, ना के बराबर ही कंपनी डेट है, एक्सपेंशन भी डेट फ्री ही कर रही है। लेकिन अगर मैं क्विकली यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट निकल के आती है। आप रेवेन्यू ग्रोथ भी देखेंगे नेगेटिव में रही है 2% की, एबिटा मार्जिन भी डिक्लाइन हुआ है, 11.4% पे आया है पिछले जून यानी जून 24 के मुकाबले। प्रॉफिट ग्रोथ भी एक्चुअली -24.5% यहाँ पे निकल के आई है। तो मैनेजमेंट ने ये बोला कि एग्जीक्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो ओवरऑल डिमांड थी, स्पेसिफिकली मॉनसून यहाँ पे जल्दी आ गए थे, उसका एक इंपैक्ट पड़ा। उसके अलावा यहाँ पे जीएसटी के रेट कट्स की न्यूज आ गई थी Q1 तक, तो काफी सारे लोगों ने अपने परचेज डिसीजन भी डिले कर दिए थे। लेकिन इस पर्टिकुलर एबिटा मार्जिन को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट 2 काम कर रही है कंपनी। सबसे पहले तो मेक इन इंडिया पे काफी फोकस कर रही है, स्पेसिफिकली अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करके 54% डोमेस्टिक सोर्सिंग करती है अब, जो कि पहले 49% हुआ करती थी 1 से 1.5 साल पहले। उसके अलावा प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे काफी फोकस कर रही है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जहां पे इनको हायर एवरेज सेलिंग प्राइस मिलता है। ऑल्सो कंपनी के ऑलरेडी इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है, लेकिन कंपेटिटर्स के सामने एग्जैक्टली स्टैंड कहां कर रही है और किस तरीके की वैल्यूएशंस पे आ रही है, ये देख लेते हैं। तो एलजी इंडिया ने मल्टीपल कंपनीज को लिस्ट किया है एज कंपेटिटर्स, हालांकि कोई डायरेक्ट कंपेटिटर सामने से नहीं निकल के आ रहा। सबसे पहले अगर मैं हैवेल्स की बात करूं तो मेजर रेवेन्यू उनका इलेक्ट्रिकल गुड्स से आता है। वोल्टास लिमिटेड का B2B सेल्स बहुत ज्यादा है। वहीं अगर मैं वर्लपूल की बात करूं तो ये एक थोड़ा क्लोज कंपटीशन है, लेकिन साइज का डेफिनेटली काफी कम है एलजी इंडिया से। अर्निंग्स ग्रोथ के मामले में एलजी इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट रही है पिछले 3 साल के एवरेज ग्रोथ रेट पे देखे जाए तो। ब्लू स्टार का बेस कम है तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ भी ज्यादा दिखने को मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंटली अगर मैं प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग्स, वैल्यूएशंस की यहां पे बात करूं तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस निकल के आ रही हैं। ऑल्दो 2 चीजों का हमें ख्याल रखना है कि अभी रिसेंटली एलजी इंडिया का क्वार्टर खराब रहा था। दूसरा, ये ओएफएस ओनली लिस्टिंग है, कोई फ्रेश कैश नहीं है, पूरे का पूरा सेकेंडरी सेल है। और लास्टली एक एमएनसी की सब्सिडरी है, कोरियन इनका पेरेंट है। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो हेडक्वार्टर में कोरिया से लिए जाते हैं, और साथ में एलजी इंडिया को अब कुछ रॉयल्टी यानी कि परसेंटेज ऑफ सेल्स रेमिट करना होता है वापस कोरिया में। लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फेयरली वैल्यूड आईपीओ निकल के आ रहा है। तो फाइनल रिकमेंडेशन से पहले क्विकली आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, ये लगभग 11,600 करोड़ का इशू है और सारे का सारा ऑफर फॉर सेल है। जो भी कंपनी ग्रोथ कर रही है इंटरनल अक्रूवल से करने वाली है। अगर प्राइसिंग की यहाँ पे बात करूं तो 1140 रुपीज अपर प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 46 शेयर्स की अलॉटमेंट रहेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक रिटेल शेयर होल्डर के लिए रहेगी 14,820 रुपीज की, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,92,660 रुपीज के आसपास। इंपॉर्टेंटली जो पोस्ट इशू मार्केट कैप है वो 77,380 करोड़ के आसपास रहेगा, यानी कि एक बड़ा मार्केट कैप है, बड़ी साइज की कंपनी आ रही है। ऑफर ओपन हो रहा है 7 अक्टूबर 2025 को, जो कि ट्यूसडे है। क्लोज हो जाएगा 9 अक्टूबर 2025 को। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगी 10 अक्टूबर को। तो रिफंड, अगर अलॉटमेंट नहीं आती तो रिफंड आ जाएगा 13 अक्टूबर को, और अगर अलॉटमेंट हो जाती है तो क्रेडिट टू डीमैट हो जाएगा 13 अक्टूबर 2025 को ही, क्योंकि कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में 14 अक्टूबर 2025 को। तो दोस्तों, अब फाइनल रिकमेंडेशन की तरफ अब चल लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से बात करें तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ की डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमने हर लिहाज से कंपनी को डिस्कस कर लिया है, लेकिन आप बम्पर लिस्टिंग मत एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि एक तो बहुत बड़े साइज का आईपीओ आ रहा है, ज्यादातर डिमांड को अब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही बात करूं, अगर आप आगे अप्लाई करके आगे होल्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डेट फ्री है, साथ में वैल्यूएशंस के हिसाब से भी रीजनेबल लग रहा है। हमें लगता है कि क्वालिटी कंपनी है फेयर वैल्यूएशन पे, और साथ में ये एक अंडर पेनिट्रेटेड स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, और इंडिया की कंजम्पशन और प्रीमियमाइजेशन प्ले, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल गुड्स में एक अच्छा खासा हेडरूम फॉर ग्रोथ दिख सकती है, उसको भी कैपिटलाइज करने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी। तो क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर अभी तक आपने एसेट योगी वेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे हम अपने सारे इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोर्सेज, स्टॉक मार्केट, आईपीओज एंड म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड पेड कंटेंट वीडियो बाय वीडियो फ्री में रिलीज करेंगे।